नमस्कार, मैं अभिलाष अवस्थी थर्ड एम्पायर कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, महाराष्ट्र में थोड़ा उठा-पटक चल रही है। हालांकि सीट शेयरिंग यहाँ तो हो नहीं पाई, दिल्ली में जाकर हुई। चर्चा ये है कि सीट शेयरिंग कराने में ईडी की फाइलों का प्रमुख हाथ रहा। हालांकि ये बोला गया और वाजिब भी बोला गया। शिंदे साहब जो मुख्यमंत्री हैं वो अड़े हुए थे कि मुझे पिछली बार 18 सीटों पर हम जीते थे, 23 मिली थी हमें, तो अभी 23 मिलनी चाहिए, नहीं तो कम से कम 18 मिलनी चाहिए या कुछ इस ढंग के। लेकिन अंत में जब उन्हें भाजपा कैंप में ही बताया गया, मीटिंग में बताया गया कि भाई हम आपके पास जब बहुमत नहीं था, 40 सीटें थी और भारतीय जनता पार्टी के पास 100 से ऊपर सीटें थी, तब हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया। तब तो हमने नहीं कहा था कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाओ। जब ये एक बात सामने आई और ऐसे एक दो बातें आई, अजीत पवार से भी कही गई, तो वो अंत में राजी हो गए। कुछ अभी सीटों का फाइनल जब तक आ नहीं जाता है, लेकिन अभी 32 सीटों पे भाजपा लड़ेगी और 10 पर लड़ेंगे शिंदे साहब शिवसेना गुट के, तो ये हो गए 42, और 6 पर या 4 पर अजीत पवार की कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार। अभी मैं दूसरी बात कहने जा रहा हूँ कि जैसे जैसे चुनाव आता जाता है, हम लोग अखबार की दुनिया के लोगों को ये दिखाई पड़ने लगता है कि बहुत घटिया तरीके से लोगों के वक्तव्य सामने आते हैं। कि अभी स्मृति ईरानी वहां से बोलती हैं, जाने कहाँ से, अमेठी से, लालू को चारा चोर बोलती है। अभी चारा चोर, अब उन्होंने उन्होंने जो किया, क्या किया, उनको सजा मिली, लेकिन बहुत सारे आरोप फिर उल्टे उनके ऊपर आ जाते हैं। जब आप आरोप लगाते हो तो आपको भी आरोप सहने के लिए तैयार होना चाहिए। स्मृति ईरानी को सारिका पासवान जो आरजेडी की विधायिका हैं, उन्होंने सीधे बोला वो तो चारा चोर है, तुम तो पति चोर हो, तुम तो पति चुरा लाए दूसरे का। तो ऐसे ऐसे वक्तव्य सामने आएंगे, अभी और भी आने वाले हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन सबके बीच में कुछ चीजें बची रहनी चाहिए, और वो है कि मान लो जो वरिष्ठ राजनेता हैं, जिन्होंने 50-60 साल समाज में, राजनीति में दिए, समाज की सेवा करते हुए, लोगों की सेवा करते हुए, कम से कम उनके विषय में कुछ भी वक्तव्य देते हुए अगर बचा जा सके। बाद में आप क्या करते हो, गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण देते हो, क्या फायदा, गाली तो पहले दे लेते हो ना, है ना। बाद में आप क्या करते हो, आप फला को जो है, अडवाणी को आप भारत रत्न दे देते हो, लेकिन बेइज्जती तो आपने भरपूर कर ली 10 साल। उसी तरीके से अभी एक वक्तव्य आया, मैं जो इस वक्तव्य के लिए इतनी भूमिका बनाया हूं, वो अमित शाह ने अभी पिछले हफ्ते जो महाराष्ट्र का दौरा था, उस दौरे में अमित शाह ने शरद पवार के लिए एक बड़ा बेतुका बयान दिया। उन्होंने बोला कि महाराष्ट्र पर शरद पवार बोझ है। अब मैं भी 3 दशक से ज्यादा महाराष्ट्र में रह रहा हूं, मैं भी और हमारे जैसे तमाम लोग यहाँ देखते आए हैं। और अगर हम शरद पवार का जीवन देखते हैं तो सार्वजनिक जीवन में वो बहुत ही उनका ब्राइट कैरियर ब्राइट रहा, मतलब वो कोई ऐसे आरोपों से नहीं गुजरे। तो अपने 2 दिवसीय दौरे पर जब आए थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, तो उन्होंने ये बोला कि 50 साल से महाराष्ट्र की जनता पर बोझ बने हुए हैं शरद पवार। राज्य की जनता शरद पवार को बर्दाश्त कर रही है। बताओ, अमित शाह को कैसे मालूम, आप गुजरात के रहने वाले, हालांकि आप गृह मंत्री हैं, प्रश्न उठता आपको कैसे मालूम 50 साल से कौन किसको बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन इन्होंने महाराष्ट्र में बोला। मंगलवार को जलगांव शहर के सागर पार्क में एक सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने शरद पवार को चुनौती देते हुए कहा
कि पवार पिछले 50 साल के बजाय 5 साल का हिसाब जनता को दें, तो कुछ ये बातें हैं। खैर, ये सब बातें चुनाव को देखते हुए, चूंकि ये चुनाव 2024 ये आर पार का चुनाव है। इस चुनाव में न तो 2014 की तरह कांग्रेस के घोटाले जो विनोद राय ने सामने रखे थे, 2G 3G के झूठे छद्म, न वो है, और न ही 2019 की तरह पुलवामा और बालाकोट की घटनाएं हैं। ये 2024 का चुनाव, जिसमें राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बनाने की भरपूर कोशिश की गई, इसीलिए अपूर्ण राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। ऐसे में राम मंदिर मुद्दा नहीं बन पा रहा था। तो मैं वही बोलना चाहता था कि शरद पवार के लिए मैं थोड़ा सा, हमें ऐसा लगता है, मैं कोई शरद पवार का वो फॉलोअर नहीं हूँ, ना उनके राजनीतिक दल का फॉलोअर हूँ, लेकिन मुझे एक बात जरूर लगती है कि 84-80 साल के व्यक्ति को, माननीय शरद पवार जी को, जो कैंसर से भी पीड़ित हैं, ये सर्वविदित है, एक कैंसर से पीड़ित व्यक्ति जो है बड़ा संघर्ष कर रहा है समाज सेवा के लिए, और पिछले दिनों उनकी वर्षों पूर्व बनाई गई पार्टी को भी तोड़ दिया गया है, बल्कि उनसे छीन लिया गया है। अब इसको साजिश ही बोलेंगे, साजिश करते हुए शरद पवार की पार्टी को का मुख्य सिंबल है वो ले लिया गया। शरद पवार की पार्टी का मुख्य कब्जाधारी व्यक्ति अजीत पवार को घोषित किया गया, उसी तरीके से जिससे बाला साहब की शिवसेना को शिंदे के सुपुर्द कर दिया। तो ये शरद पवार के लिए हमें लगता है कि ऐसे शब्दों का उपयोग करके कम से कम अमित शाह ये बोलें कि सर 50 साल से, ऐसा तो नहीं है 50 साल से बोझ बने हुए, आप कितना महाराष्ट्र में रहे, खुद जो है उनको अपना भी अतीत गुजरात का याद रखना चाहिए। उसी गुजरात में आपका शासन रहते हुए आपको कुछ कानूनी चीज़ों का सामना करना पड़ा था, लेकिन वो बातें कहने की नहीं होती। अगर चुनाव है तो बदले के रूप में किसी बुजुर्ग का सम्मान हटाना, बुजुर्ग का सम्मान ना करना, ये मतलब ये शोभा नहीं देता। आपने, ठीक है, आपने आडवाणी का सम्मान नहीं किया, मुरली मनोहर जोशी का नहीं किया, लेकिन मराठा अस्मिता के प्रतीक शरद पवार का अपमान जो है इस ढंग से करना, ये बहुत मतलब ठीक नहीं है। और केवल इतना ही नहीं हो रहा है, लेकिन शरद पवार की पार्टी छीन ली। अब शरद पवार के पास उनके एक MLA भतीजे हैं, रोहित पवार, देखिए ऐसे तो उनकी बेटी हैं, सांसद हैं बारामती। अब बारामती की बात पहले कर लूँ, पिछले दिनों जो है शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस, ये लोग गए थे बारामती। तो शरद पवार ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा था, आप हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में पहली बार आ रहे हैं, हम आपको भोज पर आमंत्रित हैं। मेरे ख्याल से देवेंद्र फडणवीस और शिंदे साहब को, क्योंकि जब शरद पवार अस्पताल में बीमार थे तो मुख्यमंत्री शिंदे उन्हें देखने गए। तो ऐसे में अगर वो अपने क्षेत्र में भोजन के लिए आमंत्रित कर रहे थे, भोज के लिए, तो आपके साथ और 10-20-100-200 लोग खाना खाते, फॉर्मेलिटी में जाया जा सकता था, एक राजनीतिक औपचारिकता होती है। लेकिन CM शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने मना किया। जाहिर सी बात है कि वो इस समय जो अमित शाह कहेंगे वही वो करेंगे। तो मैं रोहित पवार पे लौटता हूँ। रोहित पवार की 50 करोड़ की संपत्ति जो है पिछले दिनों ही जब्त कर ली, ईडी ने जब्त कर ली। ईडी ने कहा कि शरद, अब मैं आपको बताऊं, शरद पवार के पोते हैं, भतीजे ने रोहित पवार के स्वामित्व वाली एक चीनी मिल की 50 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है, ये ईडी ने बताया। यह कार्रवाई कथित महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले में ईडी द्वारा की जा रही धन शोधन जांच से जुड़ी है। ईडी ने कहा कि औरंगाबाद के कन्नड़ गांव में स्थित कन्नड़ सहकारी शाखर कारखाना लिमिटेड, कन्नड़ SSK की 161.30 एकड़ जमीन, संयंत्र, मशीनरी एवं भवन को धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत
अंतरिम रूप से कुर्क किया गया है। अब 50 करोड़ रुपए की ये संपत्ति है। कौन कौन सी? जमीन, पहले तो 161 एकड़ जमीन है, उनके मशीनरीज हैं, संयंत्र हैं, भवन है और बहुत सारे उनके दूसरी चीजें हैं। ये रोहित पवार इनके पोते हैं और शरद पवार का साथ दे रहे थे, एमएलए भी हैं वो। करजत जामखेड़ विधानसभा सीट से 38 वर्षीय रोहित पवार एमएलए। अब ये कार्रवाई की आपने, ठीक है, ईडी की, अभी वो आ जाए मान लो आपके साथ, तो उनका ये सब संपत्ति जब्त की है, वो खुद की है, वो छोड़ दी जाए। तो राजनीति के इस पक्ष को भी तो देखना जरूरी है। तो अब शरद पवार की बेटी सक्षम है। सुप्रिया सुले एक लड़ाका है। लड़ाका का मतलब फाइटर है। लाइफ में जो फाइटर स्त्रियां होती हैं वो अपने पिता के साथ जिम्मेदारी के साथ अपने पिता के संग खड़ी हैं। पिछले दिनों उन्होंने कहा भी था, अगर मेरे पिता को कुछ बोला गया तो मैं फेटा कस लूंगी। मराठी में फेटा कसना का मतलब हम रण के लिए तैयार हैं। तो ये सुप्रिया सुले उनके पास हैं, उनकी बेटी के रूप में वो बताया वृद्ध हैं। और अगर रोहित पवार उनका साथ दे रहे हैं तो अब रोहित पवार क्या ये कुर्की रोक सकते थे ना? अजीत पवार अगर वहां पर डिप्टी सीएम है तो वो रोक सकते थे, अरे नहीं भाई रिश्तेदार है उसको रोको बच्चे का, नहीं। लेकिन वो उन्होंने ऐसा तो नहीं, कहीं अजीत पवार ने ही बोला कि जरा शरद पवार के अगल बगल के पंख काटो। तो शरद पवार के अगल बगल के लोगों पर अब शिकंजा कसा जाएगा। अभी पिछले दिनों बहुत सारी ऐसी हुई धमकी की बातें आई। शरद पवार ने एक चिट्ठी भी लिखी। मैं बहुत सारी चीज़ों पे नहीं जाना चाहता, अभी मैं केवल शरद पवार पे इसलिए रहना चाहता हूँ, राजनीति का ये बदसूरत हिस्सा हम लोगों को नहीं देखना। ठीक है, अडवाणी के रूप में हमने देख लिया तो कम से कम वो अडवाणी हाथ जोड़े खड़े हैं, नरेंद्र मोदी निकले जा रहे हैं, ये बदसूरत हिस्सा है, हम इसको नहीं चाहते देखना। हम नहीं चाहते हैं कि शरद पवार जैसे 80 साल के बुजुर्ग नेता को, और शरद पवार कोई ऐसे नेता नहीं। मैं भी 3.5 दशक से महाराष्ट्र में टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर और दूसरे, मैंने भी यहाँ की सहकारिता आंदोलन को देखा है। मैंने देखा है सहकारिता के कोल्ड स्टोरेज, मैंने देखा है कोऑपरेटिव बैंक, सहकारिता की बैंकें, मैंने और देखा है कि जिस ढंग से सहकारिता के आंदोलन को शरद पवार ने आगे बढ़ाया, सहकारिता की खेती करते हुए हमने देखा। मैंने देखा एक व्यक्ति को, शरद पवार के पास वो आते रहते, उन्होंने कहा रहते हो किस गाँव में, चलो अच्छा वहाँ पर 20-25 लोगों से बात करके अगले हफ्ते आओ। 20-25 गाँव से वो बात करके आए। अगले क्या मराठी में बात हो रही थी, मुझे कम समझ में आया। अगले हफ्ते भी मैं था ही उसके साथ। तो उन्होंने कहा तुम अच्छा ऐसा करो, एक कोल्ड स्टोरेज शुरू करो। अब वो आदमी जो अभी 2 महीने पहले मिला, शरद पवार ने कोऑपरेटिव हिसाब से उसका कोल्ड स्टोरेज शुरू कर दिया। आसपास 25 गाँव के का जो उपज है वो उनके कोल्ड स्टोरेज में आने लगे। कोल्ड स्टोरेज के लिए उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक से लोन दिला दिया। अब वो मुझे पता है कि आज वो एकदम स्वतंत्र होकर अपना निजी और समृद्ध जीवन, तो कोऑपरेटिव आंदोलन को शरद पवार, मुझे मालूम है हमारे संपादक डॉक्टर धर्मवीर भारती, में धर्मयुग में उप संपादक था उस समय, धर्मवीर भारती की एक किताब का विमोचन होना था। वो विमोचन यशवंत राय चौहान हॉल में हुआ था और वो हॉल भी शरद पवार ने ही बनाया था और उसके विमोचन में मुख्य अतिथि भी शरद पवार थे। तो हमारे लिए तो शरद पवार एक सम्मान का प्रतीक है, क्योंकि मेरे गुरु डॉक्टर धर्मवीर भारती की पुस्तक का विमोचन उन्होंने किया और वे साहित्यिक और लोगों का बड़ा सम्मान करते आए, इज्जत करते आए और उनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं, तो मुझे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कहने का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शरद पवार के सहकारिता आंदोलन बोझ नहीं रहे कभी। शरद पवार कभी भी महाराष्ट्र में बोझ नहीं रहे, बल्कि बोझ से दबे हुए, अगर कुचले हुए पराश्रित लोगों को उभारने का काम शरद पवार ने किया। शरद पवार ने महाराष्ट्र को बहुत बेहतर बनाने में अपनी जो है पूरी ताकत लगाई है। तो मैं अमित शाह से अपेक्षा करूंगा, यहाँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ बड़ी तेजी से, मैं आलोचना भी कर रही हूँ। मैं चाहता हूँ कि शरद पवार जैसे लोगों का
जिन्होंने राजनीति में इतने वर्ष दिए हैं, अब वो उनको आप पद्मश्री, पद्म भूषण या और दूसरी चीज़ें देने की जगह आप उनके ऊपर कम से कम ऐसे आरोपों को न लगाएं। और कभी आप फ़ोन से बात भी कर सकते हैं। हालांकि ये मेरी सलाह बेकार है। अमित शाह ने एक बार जो कह दिया तो कह दिया, लेकिन उन्हें चाहिए कि अपने वक्तव्य के लिए बोले भाई पवार साहब भी। और रही बात दूसरी मराठी अस्मिता की बात को आप जगाने का काम मत करें। ये चुनाव का वक्त है अमित शाह, और आप गुजरात के व्यक्ति हैं। गुजरात और महाराष्ट्र का एक लंबा संघर्ष चला है। वो संघर्ष को मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता, लेकिन एक बात तो बताना ही चाहता हूँ कि पिछले दिनों वेदांता हो, फिर फॉक्स हो, और कपड़ा मार्केट हो, और हीरा मार्केट हो, ये सब आपने गुजरात की चीज़ें वहाँ ले गया, महाराष्ट्र की चीज़ें गुजरात ले गए। तो गुजराती अस्मिता को भी ठेस पहुँचती कि आप सब धंधे गुजरात। वहाँ डायमंड मार्केट भी, शेयर मार्केट का भी बिल्डिंग तैयार हो, आप शेयर मार्केट भी वहाँ लेते जाते हैं। आप फिल्म फेयर एक अवार्ड था संस्कृत का, वो भी आप वहाँ से लेकर चले गए, इसलिए ये आ रहा यहीं पर। तो आप बार बार ऐसा करके मराठी अस्मिता को जगाने की कोशिश मत करें। यही वही शरद पवार हैं जिनको जब आप ईडी ने बुलाया था, तो वो ईडी ने उनको सम्मन भेजा था, तो उन्होंने बरसते पानी में एक सभा में बोला था, आ रहा हूँ भाई ईडी जी, आप मत आइए मेरे पास, मैं ही आपके ऑफिस आ रहा हूँ। और जब ईडी के लिए निकलने लगे शरद पवार, तो हजारों लाखों लोग उनके घर के बाहर इकट्ठा होने लगा कि चलेंगे हम लोग ईडी के ऑफिस। तो ईडी वालों ने फोन किया, नहीं हमें आपसे अभी कोई बात, मतलब अभी हमें आपकी जरूरत नहीं है। और वो बात उन्होंने रफा दफा कर। तो मराठी अस्मिता के प्रतीक हैं शरद पवार। वो अगर संघर्ष पे, चूंकि 80 साल से ऊपर हो गए, कैंसर पीड़ित हैं, लेकिन अभी भी उसमें दम है। पिछली महाविकास अघाड़ी सरकार ये शरद पवार के ही बूते था। शरद पवार को सारे दल सम्मान भी करते, मुझे मालूम है देवेंद्र फडणवीस भी उनका सम्मान करते, सुशील कुमार उनका शिंदे का मैंने बोला ही, एकनाथ शिंदे, वो जब बीमार हुए तो वो हॉस्पिटल गए। लेकिन अमित शाह अगर इस ढंग का वक्तव्य देते हैं, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी की लोकल इकाइयों को चाहिए कि वे उसके अध्यक्ष की शरद पवार से मिलें, एक फूल का गुलदस्ता लेके कम से कम मिलें। राजनीति में किसी भी बुजुर्ग को इस तरीके से कहना और इस ढंग से प्रताड़ित करना, जबकि उनके ऊपर कोई बड़े सीधे आरोप नहीं है ना। तो मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि चुनाव 2 महीने बाद गुजर जाएगा, लेकिन शरद पवार ऐसे लोगों को, जिन्होंने महाराष्ट्र को ही नहीं, भारत में कृषि मंत्री रहते, उन्होंने कृषि क्षेत्र में भी बहुत बड़े बड़े काम किए। तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा जिम्मेदार लोगों को कि कृपया राजनीति का ये जो काल है, चुनाव काल, ये गुजर जाएगा, लेकिन इस ढंग से आप असम्मानित मत करें राजनीति के जो शिखर पुरुष हैं, या राजनीति की जो प्रतिभाएं हैं, ये समाज सेवा की भी प्रतीक है। तो कृपया शरद पवार हो, या लालकृष्ण अडवाणी हो, या सोनिया गांधी हों, या ये जो 75 वर्ष के ऊपर चले गए हैं, इन सब बुजुर्गों का ये हमारे लिए सेवा का प्रतीक है। हमें इनका सम्मान करना होगा। मित्रों, मैं थर्ड एम्पायर कार्यक्रम से विदा लेता हूँ। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर, और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।